इसमें जो है वो हमने देखा था कि अगर तीन फोर्सेज इक्विलिब्रियम में होती हैं तो वो क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनाती हैं, और उस क्लोज वेक्टर ट्रायंगल को बनाकर आप जो है अननोन फोर्सेज को मालूम कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने एक ऑल्टरनेट उसका मेथड भी देखा था कि अगर आप फोर्सेज को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें तो फिर आप कंपोनेंट्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेज को इक्वेट करके भी आंसर मालूम कर सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम इस कॉन्सेप्ट की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। आज हम इस कॉन्सेप्ट की एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे। वर्कबुक नंबर 2 में वर्कशीट है हमारी, ये तो हमने A2 की वर्कबुक कर ली। चलिए वर्कशीट नंबर 22 आज हम सॉल्व करेंगे। वर्कबुक का पेज नंबर 30, शीट नंबर 22। A cable car of weight W hangs in equilibrium from its cable at point P. The cable has tension T1 and T2 as shown. Which diagram represents the forces acting at point P? देखिए चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम के लिए जब तीनों फोर्सेस को आप हेड टू टेल से ऐड करेंगे तो एक क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनना चाहिए। क्लोज वेक्टर ट्रायंगल क्या होती है? क्लोज वेक्टर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके कॉर्नर पे टेल टेल और हेड हेड नहीं होता है। सही। मिसाल के तौर पर ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर आपके पास क्या है? इस कॉर्नर पर बस हेड है और टेल है। इस वाले कॉर्नर पर टेल और टेल है, और इस वाले कॉर्नर पर हेड और हेड है, तो लिहाजा हमारा आंसर नहीं है ये। इस ट्रायंगल को देखें तो इस कॉर्नर पर हेड और टेल है, यहाँ पर भी हेड और टेल है, और यहाँ पर भी हेड और टेल है, यानी किसी भी कॉर्नर पे टेल टेल और हेड हेड नहीं है, तो लिहाजा ये हमारा आंसर है। ठीक है। सी को देखें, यहाँ पर टेल और टेल है, यहाँ पर हेड और हेड है, और यहाँ पर टेल और हेड है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर हेड और टेल है, हेड और हेड है, टेल और टेल है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसकी मैंने एक टेक्निक और भी बताई थी आपको कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ साइड देखें, ये वाली डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज है, अलग अलग डायरेक्शन आ रही, क्लॉकवाइज है, ये वाली साइड एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाली साइड एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें तीनों साइड्स की डायरेक्शन एक ही है, तो लिहाजा जब तीनों साइड्स की डायरेक्शन एक ही है तो उसको हम क्लोज वेक्टर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बी में बन रही है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। A sledge slides down a slope at a constant velocity. The three forces that act on the sledge are the normal contact force C, the weight W, and a constant friction force F. Which diagram represents these forces acting on the sledge? अब देखिए यहाँ पर भी वही मामला है, यहाँ पर भी तीन फोर्सेज हैं, तो तीनों फोर्सेज क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनाना चाहिए। तो अब देखें क्लोज वेक्टर ट्रायंगल एंटी क्लॉकवाइज, ये साइड क्लॉकवाइज है और ये साइड भी क्लॉकवाइज है, तो इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस आ रही हैं। एंटी ये क्लॉकवाइज है और ये क्लॉक डिफरेंट डायरेक्शन आ रही। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तीनों एरो सेम डायरेक्शन में, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा।
सर बी में हमें एंटी कैसे क्लॉकवाइज पता है, क्लोज क्लॉकवाइज है और ये एंटी होना चाहिए? हमें क्या कैसे पता चला? इक्विलिब्रियम पे है, हमें कैसे पता? ये क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, इस तरह पता चला। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से पता चला रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी और कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसलिए इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन नंबर 3, two rigid steel beams X, Y, and YZ are fixed at the lower ends and are hinged at Y. Each beam is inclined at 50 degree to the horizontal as shown. A weight of 4 exponents from Y. The structure is in equilibrium. What is the force exerted by each beam on the hinge at Y? देख, ये बीम यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा है F Y पर, और ये बीम भी फोर्स लगा रहा है F। अभी दोनों की फोर्स बराबर होगी, उसके एक जैसे बीम है, एक जैसा एंगल है, सब कुछ। ये फोर्स हमें मालूम करनी है कितनी। अब ये फोर्स वर्टिकल है ना, तो उसके कंपोनेंट बना बने 955। ऐसे ही वाले एफ के भी दो कंपोनेंट बनेंगे। कंपोनेंट ये बनेगा एफ कॉट और एफ साइन 50 डिग्री। अब अगर आप वर्टिकली देखें तो वर्टिकली ऊपर की तरफ दो फोर्सेस लगे हैं, एफ साइन 50 प्लस एफ साइन 50, और बराबर है एक डाउनवर्ड फोर्स के। डाउनवर्ड फोर्स एक ही है 4.0 एक्सपोनेंट 4, तो हो जाएगा 2f साइन 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 4.0 एक्सपोनेंट 4। 2 से 4 कैंसिल, तो f साइन 50 डिग्री बराबर होगा 2.0 एक्सपोनेंट 4 के, और f बराबर होगा 2.0 एक्सपोनेंट 4 डिवाइड बाय साइन 50 डिग्री। इसका आंसर देखें कितना आ रहा है जल्दी से, शाबाश। सर काफी बड़ा आंसर। इसका आंसर बता दो कोई जल्दी, कितना बड़ा आ रहा है? 26,108। पढ़े लिखे लोग इंटू की पावर 4, यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा 2.6 एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। ठीक है जी, ए फॉर एप्पल इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a clamber is supported by a rope on a wall as shown. The weight W of the clamber is 5 Newton. The rope of negligible weight is attached to the clamber at a fixed point P and where it makes an angle of 18 vertical. The erection force R acts at right angle to the wall. The clamber is in equilibrium. सबसे पहले कह रहे स्टेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द क्लाइंबर टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होती है? इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ये होती है, नंबर 1, resultant of forces acting should be 0. Number 2, resultant of moment acting should be 0. ठीक है, जो फोर्सेस लग रही हैं उनका रिजल्टेंट भी 0 होना चाहिए, और जो
मूवमेंट्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट भी 0। फिर कंप्लीट फिगर 2.2 बाय ड्राइंग अ वेक्टर ट्रायंगल। वेक्टर ट्रायंगल बनानी है फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, 3 फोर्सेस हैं, वेट है डाउनवर्ड, रिएक्शन है लेफ्ट पर और टेंशन है इस तरफ, वर्टिकल के साथ 18 का एंगल बना रहा है। तो उसने वेट आपको बना के दिया हुआ है, आप पहले रिएक्शन बना लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन इस तरफ आ जाएगा R और T इस तरफ आ जाएगा। तो ये तो आपका R हो जाएगा इस तरफ और ये आपका T हो जाएगा इस तरफ, और ये एंगल हो जाएगा 18 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 90 और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस 18 72 डिग्री। W की वैल्यू आपको पता है 520 दी हुई है ना। वेट ऑफ द क्लैम्बर इज 520 न्यूटन। कह रहे रिजॉल्व फोर्सेज ऑफ और यूज योर वेक्टर ट्रायंगल टू कैलकुलेट टेंशन। टेंशन मालूम करनी है तो डायरेक्ट ट्रायंगल से ही पता चल रही है। अगर मैं इसको थीटा अज्यूम करूं तो cos थीटा किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर है 520 और हाइपोटेन्यूज है t, तो cos 18 बराबर होगा 520 अपॉन t के, यहाँ पर t बराबर होगा 520 अपॉन cos 18 के। तो बताओ कितना आ रहा है। 546.76। अभी क्या आंसर आया है इसका, दोबारा वो 546.76। हाँ, तो बताओ क्या आंसर आया इसका। सर 546.76। 547 न्यूटन। ठीक है, टेंशन आपका हो जाएगा 547 न्यूटन। फाइव 47 न्यूटन। कह रहा आर मालूम करें, आर कितना होगा। आर भी हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप साइन थीटा लें, साइन 18 डिग्री बराबर होगा आर अपॉन 520 के, तो आर बराबर होगा साइन 18 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 520। तो इसका आंसर देख के बताओ मुझे कितना आ रहा है। 160.69। 160.69। 160.69। सर ये टेंजेंट होगा। और रुको, अब यहाँ जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, टेंजेंट होगा, सॉरी साइन नहीं होगा, टेंजेंट होगा। tan 18 डिग्री है। अब देखो क्या आंसर आ रहा है इसका। 168। 169 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। हो गया आंसर। फिर कह रहा था क्लाइंबर मूव्स अप द वॉल एंड द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इंक्रीजेस। एक्सप्लेन व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन इन द रोप इंक्रीजेस। कह जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये एंगल बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ेगा, तो बताया इसकी वजह से टेंशन क्यों बढ़ेगी।
तो टेंशन जो हमने निकाली है हमने किससे निकाली है? 520 डिवाइड बाय cos 18 से निकाली है टेंशन। अब अगर एंगल बढ़ेगा यानी कि 18 से 19 होगा, 20 होगा, 25 होगा, तो cos की वैल्यू डिक्रीज होगी। मैं इसको बताता हूँ आपको। फर्स्ट करें थीटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, नीचे cos थीटा लिखूंगा इसके सामने। थीटा पहले 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है। तो cos 0 1 होता है, cos 30 0.866 होता है, cos 60.5 होता है, एंड cos 90 0 होता है। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहेगा cos थीटा की वैल्यू कम होती रहेगी। तो अगर आप ये एंगल बढ़ाएंगे तो cos की वैल्यू कम होगी, जब cos की वैल्यू कम होगी तो डिनोमिनेटर कम होगा और टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी। तो साइन दबाने में हम क्या लिखेंगे? सिंस t is equal to 520 upon cos 18. Now, if angle increases, then value of cos decreases due to which t जैसे टेंशन t जो है वो इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 5, force is a vector quantity, state 3 other vector quantities. ये डिफरेंट जो है वेक्टर क्वांटिटीज हमने लिखी हैं फोर्स के अलावा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फिर कह रहा है 3 कोप्लेनर फोर्सेस x, y and z act on an object as shown. The force z is vertical and x is horizontal. The force y is at an angle theta to the horizontal. The force z is kept constant at 70 Newton. In an experiment, the magnitude of force x is varied. The magnitude and direction of force y are adjusted so that the object remains in equilibrium. Figure 3.2 shows the relation of the magnitude of the force y with the magnitude of x. देखिए फोर्स है ना, इसमें से z जो है फिक्स है, कितनी है? 70 न्यूटन है। x की कोई वैल्यू, y की भी कोई वैल्यू, थीटा की भी कोई वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को वेरी करेंगे। जब x की वैल्यू को वेरी करेंगे तो फिर आपको थीटा को और y को भी वेरी करना पड़ेगा ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ सके। अब x की कितनी वैल्यू पर y की कितनी वैल्यू है, इसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया भाई, है ना। ये x की वैल्यूज और y की वैल्यूज का ग्राफ है। यानी मैं बता सकते हैं कि जब x की वैल्यू इतनी होगी तो y की वैल्यू उस वक्त इतनी होगी। ठीक है। फिगर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ y और x इज इक्वल टू 0। तो अंदाजा लगाएं कि y की, उसने ग्राफ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा। तो एक ग्राफ को पिछली तरफ एक्सटेंड करेंगे तो तकरीबन 70 पे जाके मिल रहा है ग्राफ। तो हमारे हिसाब से y की वैल्यू 70 न्यूटन होगी जिस वक्त आप x की वैल्यू को 0 रखेंगे। तो अगर x की वैल्यू को 0 रखें की रेंज कितनी होगी? क्या चीज? मार्ग स्कीम में इसकी रेंज होगी ना, जैसे एग्जैक्ट 70 तो नहीं होगा आंसर, ऊपर नीचे भी मेरे हो ख्याल सकता से है। 2-4 की रेंज होगी। तो मैं कॉमन सेंस की बात बताऊं, कॉमन सेंस की बात इस डायग्राम पे पता चल सकती है। अगर x की वैल्यू को 0 कर दिया जाए तो 70 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए y ऊपर की तरफ लगेगी ना, और y कितनी लगेगी? 70 लगेगी, वरना अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होंगी दोनों फोर्सेस। तो x की वैल्यू अगर आप 0 करते हैं तो y ऑटोमेटिकली 70 ही होना चाहिए। और फिर आपसे ग्राफ भी मेरा 70 पे जाके टच कर रहा है। बाकी एक दो बॉक्सेस आप ऊपर नीचे हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन जो कि बहुत सही। आसान और बड़ा ऑब्वियस है, बहुत आसान और बड़ा ऑब्वियस है, तो 70 ही आंसर मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करेगा एग्जामिनर इसको। पार्ट 2 में कह रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो थीटा कितना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप x की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो z को बैलेंस करने के लिए y को वर्टिकली अपवर्ड लगना पड़ेगा। जब y वर्टिकली अपवर्ड लगेगा तो एंगल कितना हो जाएगा? एंगल थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। सो इन दिस केस force y must act
vertically upwards to balance force Z. So the angle theta becomes 90 degree. तो एंगल जहाँ बन जाएगा कितना बन जाएगा, एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि जो है y को फिर ऊपर की तरफ जो है वो लगना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। क्या the magnitude of x is increased to 160 Newton. Use resolution of forces to calculate the value of theta angle. क्या आपने x की वैल्यू को 160 कर दिया है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी कर दी 160, तो बताएं यहाँ पर एंगल थीटा कितना होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बात सारी ये की तरफ लग रही है और तरफ लग रही है फोर्स है और इस तरफ लग 160। जो फोर्स है उस कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे क्योंकि ना एक्स कंपोनेंट ये बनेगा, ये क्या बनेगा y cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये बनेगा, इसका क्या बनेगा y sin थीटा। फोर्स होती है राइट वाली फोर्स लेफ्ट के बराबर होती है, क्योंकि जो अपवर्ड फोर्स है यानी y sin थीटा बराबर होगी 70 के, और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो जो राइट वाली फोर्स है y cos थीटा वो लेफ्ट वाली फोर्स के बराबर होगी x के। x कितना है 160। इक्वेशन को और डिवाइड कर लें तो y से y कैंसिल, sin अपॉन cos क्या होता है, sin अपॉन cos होता है tan थीटा बराबर होगा 70 अपॉन 160 के। थीटा किसके बराबर होगा tan इनवर्स 70 अपॉन 160। देख लो कितना आ रहा है, बताओ जरा। 23.6। एंगल हो जाएगा 23.6 डिग्री। सही है, एंगल हो जाएगा 23.6 डिग्री। फिर ये कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स y। फोर्स y का मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए फोर्स y का मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो यहाँ से मालूम कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से। y थीटा बराबर है 70 के, तो y इंटू साइन 23.6 बराबर होगा 70 के, तो y बराबर हो जाएगा 70 डिवाइड बाई साइन 23.6। देखो क्या आंसर आ रहा है इसका 174.85। 175, तो y के लिए देखिए 175 न्यूटन। ठीक है जी। फिर कह रहा है एंगल थीटा डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस, एक्सप्लेन व्हाई द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम फॉर थीटा गोस टू 0। अब अगर थीटा 0 करते हैं तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। थीटा 0 करने का मतलब ये है कि आप y को आप यहाँ पे लिए, तो y अगर राइट पर आ जाएगा, x अगर लेफ्ट पर आ जाएगा, z डाउनवर्ड आ जाएगा, तो z को बैलेंस करने के लिए आपको कोई फोर्स तो होनी चाहिए ना। जब थीटा पूरा 0 हो जाएगा तो y का वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। जब y का वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा तो z को बैलेंस करने वाला कोई नहीं होगा। जब तक सारी फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होता। इसका जवाब क्या होगा, there must be a vertically upward force in order to balance force z। जब फोर्स z dvs को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स होनी चाहिए, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। दैट्स इट। चलिए हम इसके बाद और आगे चलते हैं।
जनरली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहलाती है डेंसिटी, जिसको नॉर्मली हम रो से शो करते हैं। तो डेंसिटी का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। डेंसिटी का फॉर्मूला है m/v और डेंसिटी के साइन किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अब देखें गो गेज के ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, बट वी आल्सो यूज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप मास को ग्राम में नापे, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में नापे, तो ग्राम पर सीएम क्यूब भी हम यूनिट के तौर पर यूज कर सकते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और एक स्केलर क्वांटिटी है डेंसिटी। प्रेशर, प्रेशर जो है वो हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर कहते हैं यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया के, अपॉन यूनिट जो पास्कल होती है, जिसको हम कैपिटल पी स्मॉल ए से पास होता है। प्रेशर जो है वो एक स्केल, आप पास्कल भी मैं बताऊं क्या एक प्रेशर होता है। तो 1 of 1 न्यूटन on area of 1 meter square, then pressure exerted is 1 पास्कल। अगर 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लगे नॉर्मली, तो जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर 1 पास्कल कहलाता है। ठीक है जी। अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करें सब लोग। ये एक ब्लॉक है बेचारा, ब्लॉक की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई है चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इसकी जो डेंसिटी है वो है 3.0 ग्राम पर सीएम क्यूब। तो आपको पहले बताना है कि इस ब्लॉक का वेट कितना है, दूसरे बताना है कि ब्लॉक मैक्सिमम प्रेशर कितना लगाएगा ग्राउंड पे। ये ब्लॉक मैक्सिमम कितना प्रेशर लगा सकता है ग्राउंड पर, दो चीजें कैलकुलेट करनी है आपको, फटाफट जल्दी से कैलकुलेट करनी है। दो चीजें से कैलकुलेट करें सब लोग।
वेट ऑफ द ब्लॉक देखें कितना है, और ये बताएं कि मैक्सिमम प्रेशर ग्राउंड पे कितना लगा रहा है। 2 चीजें बताएं जल्दी से। आपको आंसर आंसर आया इसका? अच्छा देखें, पहले तो ये देखें कि आप इसका वॉल्यूम मालूम करें। वॉल्यूम आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसका मास आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि 3.0 मल्टीप्लाई बाय 300, इसका मास आएगा 900 ग्राम। अभी किलोग्राम में कितना होगा? 900 डिवाइड बाय 1000, 0.9 किलोग्राम। जब इसका वेट मालूम करेंगे तो वेट भरा होता है mg के।
ये बात ध्यान में रखेंगे, वेट मालूम करने के लिए मास का किलोग्राम में होना जरूरी होता है। तो मास 0.9 किलोग्राम है, जी की वैल्यू 9.8 है। देखो कितना आया, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 9.8। 8.82। 8.82 इसका न्यूटन इसका बेटा आ गया। अब हमें चाहिए मैक्सिमम प्रेशर ऑन द ग्राउंड। देखें जब आप इसको रखेंगे ना, कहते हैं ब्लॉक को जमीन पर, तो वेट तो नीचे की तरफ लगेगा डाउनवर्ड, ठीक है, वेट तो नीचे की तरफ लगेगा डाउनवर्ड। लेकिन अगर आप जो है वो इसका ओरिएंटेशन अगर इसकी देखेंगे ना कि आपको रखना किस तरफ है इसको, तो उस पर डिपेंड करेगा प्रेशर। मिसाल के तौर पर अगर ब्लॉक जैसे भी रखा हुआ है तो अभी ये एरिया इन कांटेक्ट है। अभी जैसे ब्लॉक रखा हुआ है इस पोजीशन में, ब्लॉक में रखा हुआ है ना, तो ब्लॉक आपने इस तरह से रखा हुआ है अभी, तो जब भी एरिया इन कांटेक्ट है ब्लॉक कितना होगा, एरिया कांटेक्ट ये वाला होगा ब्लॉक का। ब्लॉक को यूं करके रख दें, ऐसे करके, तो फिर अगर ऐसे रख देंगे तो फिर एरिया इन कांटेक्ट जो होगा वो इतना होगा, ये वाला होगा। और आप ब्लॉक को यूं करके रख दें, आड़ा करके, ऐसे करके, फिर आपका जो एरिया इन कांटेक्ट होगा वो इतना वाला होगा। तो प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, जब एरिया इन कांटेक्ट सबसे कम होगा, यानी कि ये वाला एरिया इन कांटेक्ट आपका सबसे कम होगा। बेसिकली कौन सा एरिया की बात हो रही है, इस वाले एरिया की बात हो रही है। अब ये एरिया कितना होगा, ये एरिया है 10 मल्टीप्लाई बाय 2। मीटर में चेंज कर लें इसको, क्योंकि प्रेशर तो हमें पास्कल में चाहिए होगा ना। ये होगा 0.1 मीटर, जो होगा 0.02 मीटर। तो आपका जो मैक्सिमम प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा, वो जो मैक्सिमम प्रेशर बनेगा बनेगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है इसका वेट, वेट कितना है इसका 8.82। और एरिया इन कांटेक्ट कितना, एरिया इन कांटेक्ट जो सबसे कम वाला है वो है आपका 0.1 इंटू 0.2। देखो कितना आ रहा है प्रेशर, चावा जल्दी से। 4410। ठीक है, 4410 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 4410 पास्कल, ये प्रेशर हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है जी, तो ये आपने डेंसिटी के बारे में, प्रेशर के बारे में कुछ पढ़ा। अब एक वर्कशीट टेस्ट को सॉल्व करते हैं। वर्कशीट टेस्ट का पहला सवाल है, 1.5 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज मिक्स्ड with 0.50 meter cube of alcohol. The density of water is 1000 kilogram per meter cube and density of alcohol is 800 kilogram per meter cube. So what is the density of the mixture? अपने वाटर को अल्कोहल को मिक्स किया है और आपको इस मिक्सचर का जो है वो आपको जो है मिक्सचर की डेंसिटी मालूम करनी है। देखें भाई, ये आपके पास है वाटर, वाटर का वॉल्यूम कितना है आपके पास 1.5 मीटर क्यूब,
वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आपके पास दूसरी चीज है अल्कोहल। अल्कोहल का वॉल्यूम आपके पास है 0.5 मीटर क्यूब और अल्कोहल की डेंसिटी आपके पास है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम एक काम करते हैं, दोनों की डेंसिटी और वॉल्यूम के जरिए दोनों का मास मालूम कर लेते हैं। मास मालूम करेंगे और दोनों का मास अगर मालूम करें तो मास बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी जो डेंसिटी है वाटर की 1000 है, वॉल्यूम 1.5, तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा 1500 किलोग्राम। ऐसे ही मास मालूम करें वो इसकी डेंसिटी 800 और डेंसिटी इसकी 0.5 है, वॉल्यूम 800 है। डेंसिटी 800 है, वॉल्यूम 0.5 है, तो उसका मास हो जाएगा 1400 किलोग्राम। तो पूरे मिक्सचर का जो मास है वो क्या होगा? सर पूरे मिक्सचर का 400 मास होगा 400 आ रहा है उसका अल्कोहल का 400। मैं सही लिखा था, 14 को लिखा था। 1500 प्लस 400, टोटल वॉल्यूम दोनों का मिला के कितना है? 1.5 और 0.5, 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया और ये मास हो गया। तो मिक्सर की डेंसिटी आएगी 950 किलोग्राम पर मीटर। ठीक, मिक्सर की डेंसिटी आएगी 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 950 का ऑप्शन है, बिल्कुल है, ये है 950 का ऑप्शन। तो आपका आंसर डी हो जाएगा भाई। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में कह रहा है कि एक मेटल का ब्लॉक है, उसका मास है 750 ग्राम, उसमें 60% जो है ना वो मैग्नीशियम है। सेवन फिफ्टी का 60% बनता है 450 ग्राम। तो 450 ग्राम मैग्नीशियम हो गया, बाकी जो बचा वो कितना बचा? 300 ग्राम कॉपर हो। तो एक मेटल का ब्लॉक है जिसका मास 750 ग्राम है, उसका 60% जो मैग्नीशियम है और रिमाइंडर जो है वो कॉपर है। तो 750 का 60% मैंने निकाला तो वो 450 ग्राम है, और 300 ग्राम जो है, जो बाकी बचेगा 750 में से 300 ग्राम बचेगा वो कॉपर हो। अब इन दोनों की डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, तो वॉल्यूम मालूम करते हैं। वॉल्यूम कैसे आएगा? मास डिवाइड बाय डेंसिटी से आएगा, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम जो है मास डिवाइड बाय डेंसिटी हो जाएगा भाई। तो जो मास है मैग्नीशियम का वो है 450, डेंसिटी है मैग्नीशियम की वो है 1.7। ऐसे ही कॉपर का जो वॉल्यूम आएगा, कॉपर का मास है 300 ग्राम, कॉपर की डेंसिटी है 9। जरा बताओ 450 अपॉन 1.7 का आंसर क्या आता है और 300 डिवाइड बाय 9 का आंसर क्या आता है? 264.7 264.7 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। उसका कितना आ रहा है? इसका 33.33 चलता जाएगा। 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ दोनों का मिला के? टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 264.7 प्लस 33.3, तो हो जाएगा 298 298। नहीं यार, हाँ 298 हो जाएगा, 298 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम। तो डेंसिटी कैसा आएगी? ब्लॉक का, पूरे ब्लॉक का मास था 750 ग्राम, पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम आ रहा है 298 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 2.5 आ जाएगा मेरे ख्याल। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कह रहे व्हाट इज अ यूनिट फॉर डेंसिटी? यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है? पहले यूनिट लिखिए न्यूटन पर मीटर क्यूब,
दूसरी यूनिट लिखी हुई है ग्राम पर मिलीमीटर, तीसरी यूनिट लिखी हुई है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथी यूनिट लिखी हुई है माइक्रोग्राम पर मिलीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, किलोग्राम वेट की यूनिट है और ये वॉल्यूम की यूनिट है या फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम तो नहीं होती ना डेंसिटी। ग्राम मास की यूनिट है लेकिन mm लेंथ की यूनिट है, तो मास अपॉन लेंथ तो नहीं होती ना डेंसिटी। किलोग्राम मास की यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट है, डेंसिटी मास अपॉन यूनिट एरिया तो नहीं होती। माइक्रोग्राम मास की यूनिट है, मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है। तो लिहाजा आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। डी जो है वो एक डेंसिटी की यूनिट हो सकती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, चलें जी उसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है सॉलिड मेटल सिलेंडर stands on a horizontal surface as shown. The cylinder has length x and cross-sectional area A. The cylinder exerts a pressure P on the surface. The acceleration of free fall is g. Which expression gives the density of the metal of the cylinder? ये सिलेंडर का एरिया A है और इसकी जो हाइट है वो x है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम होगा A into x। ठीक है, सिलेंडर जमीन पे प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर किसके बराबर है? फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। फोर्स इसमें जो लग रही है वो सिलेंडर का वेट है और वेट जो है बराबर है mg के। अब प्रेशर बराबर है mg अपॉन ए के। m का मतलब है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और वॉल्यूम का मतलब है a इंटू एक्स। ए से कैंसिल, तो रॉ किसके बराबर होगा? रॉ बराबर होगा p डिवाइड बाय जी एक्स। डेंसिटी ऑफ सिलेंडर बराबर होगी p अपॉन जी एक्स के। तो आपका आंसर हो जाएगा p अपॉन जी एक्स, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से जैसे मैंने सवाल किया था, ये सवाल नंबर 5 है आपका। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी है 1.13 x.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 12 का मतलब है 0.12 मीटर, 15 का मतलब है 0.15 मीटर और 10 सेंटीमीटर मतलब है 0.10 मीटर। कह रहे मैक्सिमम प्रेशर कितना लगाएगा ब्लॉक? देखिए मैक्सिमम प्रेशर जो ब्लॉक लगाएगा उस वक्त लगाएगा जब आप सबसे कम वाला एरिया जो कंसिडर करेंगे। तो अगर ये लेंथ 0.15 है, ये 0.12 है और ये 0.10 है, सबसे कम वाला एरिया ये होगा। प्रेशर बराबर होगा फोर्स अपॉन एरिया के, फोर्स बराबर होगी इसके वेट अपॉन एरिया के। ठीक है, और वेट इसका बराबर होगा mg के अपॉन एरिया के, और m बराबर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम g अपॉन एरिया। तो डेंसिटी कितनी है इसकी? डेंसिटी इसकी है 1.13 एक्सपोनेंट 4। वॉल्यूम इसका कितना है? 0.12 इंटू 0.10 इंटू 0.15। इसका वॉल्यूम हो गया, जी की वैल्यू 9.8 है, डिवाइड बाय एरिया। एरिया ये वाला लेंगे। ये वाला एरिया क्यों लेंगे? सबसे छोटा एरिया और सबसे छोटा एरिया का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, ये भी मैंने समझाया आपको। तो ये एरिया है 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.10। तो 0.12 0.12 0.10 0.10 कैंसिल। प्रेशर बनेगा आपका, प्रेशर आपको बनेगा 1.13 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 9.8। देखना इसका क्या आंसर आ रहा है। 1.13 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 9.8। जल्द से बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका। सर 16,611 16,611। ये 16.6 किलो पास्कल हो गया ना, फिर 16,000 है अगर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी, माशाल्लाह से आंसर डी हो गया। इसमें देखें क्या कह रहा है। सिलेंड्रिकल डिस्क इज शोन इन फिगर 8.1।
A disc has a diameter of 28 millimeter and thickness of 12 millimeter. इसका diameter 28 millimeter. उसका रेडियस कितना होगा? रेडियस इसका होगा 14 मिलीमीटर. यानी मीटर में कितना होगा? 14/1000 मीटर. और ये इसकी हाइट है और मीटर में कितनी होगी? 12/1000 मीटर की हाइट है. अरे डेंसिटी इसकी इतनी है तो उसका आप वेट मालूम करें. वेट कितना होगा? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स था. अब वेट बराबर होता है mg के और m बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के. अब डेंसिटी इसकी कितनी है? 6.8 एक्सपोनेंट 3. वॉल्यूम इसका कैसा आएगा? पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई बाई जी. 6.8 एक्सपोनेंट 3 हो गया, पाई हो गया. आर की वैल्यू कितनी है? 14/1000. यही था ना आर, रेडियस यही था ना भाई, 14/1000 मीटर. ये रेडियस हो गया. हाइट इसकी कितनी थी? हाइट थी 12/1000. जी की वैल्यू 9.81. देख लो भाई कितना वेट आ रहा है इसका. तो सॉल्व करोगे तो मतलब 0.49 करके आंसर आएगा. इसका वेट हो जाएगा 0.49 न्यूटन. ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट इट. इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वाली बात हमने कर ली. एक सवाल या तुम लोग खुद कर लें. ये भी मैं कराई देता हूँ यार. एक सवाल कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 खुद कर लेना तुम. ठीक है, इस वर्कशीट का आखिरी सवाल तुम लोग खुद कर लेना. बाकी इंशाल्लाह ताला फिर कल बात करते हैं.